हेलो दोस्तों, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी हम अपना वेस्टर्न आर्ट का टाइमलाइन कर रहे हैं और उसी में आगे बढ़ते हुए हम आज अपना चरम पुनरुत्थान काल जिसे कहते हैं हाई रेनेसेंस पीरियड, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। हमने इससे पहले अर्ली रेनेसेंस जिसे कहते हैं आरंभिक पुनरुत्थान काल, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। 2 वीडियोस में वो कंप्लीट हुआ है। अगर आपसे वो छूट गया है तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप उसमें जाके पहले वो वीडियोस देखें कि किस तरह अब पुनरुत्थान हो चुका है। हम बोलेंगे एक परिवर्तन आ गया है ना। जो चीज़ दब गई थी उसका फिर से उत्थान एक तरह से हुआ है। और किस तरह से ये आर्टिस्ट को हमने को पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक एक चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। तो आज एक बहुत छोटा वीडियो है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना हर लेक्चर का रहता है मेरा। आज ये छोटा है क्योंकि इसको हम कंप्लीट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो अपना सीक्वेंस में स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो हम लोग पैटर्न आजमा रहे थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया अपना अर्ली रेनेसेंस का, कि जो हम पैटर्न आजमा रहे थे मीन्स हम लोगों ने पर्टिकुलर पीरियड का आर्किटेक्चर, उसका मूर्तिकला, उसका पेंटिंग अलग अलग पढ़ा और उसमें जो जो काम हुआ, जो जो आर्टिस्ट आया, उसकी स्टडी करी। लेकिन रेनेसेंस अपने आप में कुछ भी नहीं है। रेनेसेंस में हमने ये तो चीज़ें बता दी कि किस तरह से परिवर्तन आया, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता चुकी हूँ। लेकिन वो सब कुछ जो उसकी स्टडी है ओवरऑल, वो कलाकारों की ही स्टडी है, उसको ही बहुत डीपली पढ़ना है तो वो हमारा पुनरुत्थान कवर हो जाता है। ठीक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी हम देखें तो हम कलाकार को अभी तक हमने एक सेपरेट वीडियो में सारे कलाकार पढ़ लिए थे, लेकिन अब रेनेसेंस का मैं अलग अलग कलाकार के वीडियोस बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे यूरोप में एक केंद्रित चीज़ है, ये केंद्र है एक तरह से। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजलियो, राफेल, विसेली, इन सब के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना होगा उसको मैं सेपरेट वीडियो में दूंगी। लेकिन अभी हम जो है अर्ली रेनेसेंस मतलब अपना हाई रेनेसेंस को हम पढ़ रहे हैं, उसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें है ना। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, तो हम जो उसका एक्स्ट्रा चीज़ें वो देख लेते हैं और उसका अगला वीडियो मतलब 2-4 दिन में हम लोग जो है अपना आर्टिस्ट का शुरू करेंगे। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं क्या था भैया। देखिए, अर्ली रेनेसेंस हो चुका है। अब हम थोड़ा सा अपना हाई रेनेसेंस के बारे में, हम चरम पुनरुत्थान काल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा वो पीरियड था क्या था, 1400 से 1500 अप्रॉक्स वो पीरियड था, वो हमारा तो अर्ली रेनेसेंस हो गया जिसको हम पढ़ चुके हैं। 1500 से 1550, कोई लोग 1530 भी मानते हैं, इस पीरियड को हम पुनर्जागरण के मतलब चरम पुनरुत्थान को मानते हैं। ठीक है। ये जो पीरियड था 1500 से 1550, इस पीरियड की जो अवधि थी, अवधि का उत्पादन कला के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा माना जाता है। मींस जो एक हम बोलेंगे जो आर्ट पीरियड है, जो हम बोलेंगे पुनरुत्थान काल है, पुनरुत्थान काल का सबसे बेस्ट पीरियड हाई रेनेसेंस माना जाता है। क्यों? हम सब जानते हैं क्योंकि उसी के समय के लियोनार्डो विंसी, माइकल एंजलियो, राफेल और बहुत बेहतरीन काम हुए हैं। चाहे वो मोनालिसा की पेंटिंग हो जाए, चाहे वो सिस्टाइन चैपल हो जाए, है ना, चाहे वो और भी जो है नाइट वॉच पेंटिंग, मतलब बहुत चीज़ें हैं, चाहे वो ये सब हो जाए, इन सब के लिए पुनरुत्थान जो है चरम पुनरुत्थान काल की पेंटिंग है ये, और इसलिए हम बोलते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे चरम पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इस दौरान प्रतिष्ठित चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी, राफेल इटली के, माइकल एंजलियो और वेनिस के टिटियन मतलब टाइटियन विसेली और टिंटिरेंटो ये थे, है ना। इन्हीं को हम स्टडी करने वाले हैं। ये सब जो है इसी समय के आर्टिस्ट माने जाते हैं। मामूली विवरण को व्यापक दृष्टिकोण और सरलता से बदल दिया गया था। मतलब एक जो बोलेंगे हम, जो एक माइनर सी डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स थी, उसको एक ब्रॉड काम में कर दिया था। मतलब बड़े बड़े पेचेस लगाने हैं, चाहे उनके कपड़ों के सल हों, चाहे वो इन सब टेक्सचर्स हों, इन सब को बहुत अच्छे तरीके से उनने बता दिया था। कपड़ों की क्रीज बड़े और पर्याप्त थे। मीन्स अब जो सिकुड़न है कपड़ों की, वो भी ऐसे बड़े बड़े और लेकिन पर्याप्त थी, बहुत अच्छी सी दिखती थी। मानव आकृतियों का स्वरूप ठोस और
अनर्गल अभिव्यक्त होता है, मतलब एक सॉलिड और बिल्कुल अनरिस्ट्रेंड बोलते हैं, वो एक्सप्रेसिव लगता है। क्यों? आपको पता है माइकल एंजलियो ही थे जिनने ये वो चरम पुनरुत्थान काल के ही हैं, और यही थे जिनने एक मानव आकृतियों का प्रपोर्शन बताया था, है ना, उनको एक उनका क्या होना चाहिए, है ना, 7.5-8 हेड, ये जो चीज़ें जो है ये सब किसने बताई थी? माइकल एंजलियो ने बताई थी। तो यही समय था जो हम बोलेंगे कि एक जो आप बोलेंगे वस्त्रों की सिकुड़न वगैरह है वो भी बहुत प्रॉपर थी, और ह्यूमन एनाटॉमी भी अपने आप में बहुत पर्याप्त थी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश और छाया के चित्रण में 3 आयामिता की भावना पैदा हुई, मतलब 3Dपन दिखा। जो प्रकाश और छाया जिसके लिए रेम्ब्रांड जाने जाते हैं, है ना, चायरोस्क्यूरो बोलते हैं जो, ठीक है, चायरोस्क्यूरो मतलब चायरो मीन्स लाइट और स्क्यूरो मीन्स डार्क। तो ये जो चीज़ है एक वर्ड है, एक टर्म है जिसको हम लाइट डार्क की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये लाइट डार्क की स्टडी रेम्ब्रांड भले बरोक पीरियड के हैं, और लेकिन फिर भी बोलेंगे कि पुनरुत्थान में स्टार्टिंग ये चीज़ की हो गई थी और काफ़ी अच्छी हुई थी। लाइट डार्क को बहुत अच्छे से कंट्रास्ट की भावना से यहाँ पे शो किया गया था। चेहरे के भावों को बारीकियों के साथ दिखाया गया था। आप जानते हैं मोनालिसा, मैं एग्जाम्पल देके इसलिए बता रही हूँ, मोनालिसा अपनी मिस्टीरियस स्माइल के लिए फेमस है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि उसमें वही भाव एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था। जबकि हम इससे पहले की बात करें, हम मेडिवियल पीरियड की बात करें, तो वो उतने अच्छे से, उतनी प्रॉपरली भी इतना भाव नहीं बताया गया था, है ना, बहुत चीज़ें थी। लेकिन रेनेसांस तक आते आते उस चीज़ को, जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको बहुत अच्छे से इन्हें दिखाया था। इसलिए भावनाओं के पंजीकृत करना संभव हो गया, मीन्स जो इमोशन थे उसको बताना बहुत संभव हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, देखो अपन अब जो कलाकार है ना, चरम पुनरुत्थान काल के कलाकार, वो सिर्फ एक प्रोफेशन में नहीं थे। दैट मीन्स सिर्फ हम लियोनार्डो को तो पॉलीमैथ कहते हैं, आपको पता है, लेकिन वो सिर्फ पेंटिंग या सिर्फ आर्किटेक्चर इसमें नहीं थे। तो हम लोग उन कलाकारों को, उनने क्या क्या कार्य किया, उस हिसाब से कलाकार को एक कैटेगराइज करेंगे और उसमें हम उनका सारा काम पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इन जनरली उस समय आर्किटेक्चर क्या हुआ था, थोड़ा सा पेंटिंग क्या हुआ था, उसमें अपन बस एक बार नज़र डाल रहे हैं। नेक्स्ट जो हम डीपली स्टडी करेंगे वो हम कलाकार में करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंक्वेसेंटो या 16वीं शताब्दी, 15th सेंचुरी आपको पता है, क्वाट्रासेंटो कहते हैं जिसको, 15th सेंचुरी, दैट मीन्स क्या, 1400 के बाद का पीरियड। ठीक है, वैसे देखो ये आप मत भूलना, 1400 का पीरियड था क्वाट्रासेंटो, ठीक है, और 1500 का पीरियड मतलब 16वीं शताब्दी, जिस उसको कहते हैं हम क्विंक्वासेंटो। क्या बोलते हैं? क्विंक्वासेंटो, या 16वीं शताब्दी में कभी भी आ जाए तो आप याद रखें क्विंक्वासेंटो क्या होता है, 16वीं शताब्दी मतलब कि 16th सेंचुरी, मतलब 1500 का समय, 1500 के बाद का समय। और क्वाट्रासेंटो दैट मीन्स 15th सेंचुरी और 14th के बाद का समय। फ्लोरेंस से रोम तक भवन निर्माण गतिविधियों का केंद्र बदल गया। ठीक है, एक मिनट, है ना। अब मतलब जो चीज़ फ्लोरेंस में हो रही थी, हमने अर्ली रेनेसांस में देखा, वो रोम तक होने लगी भवन निर्माण का काम, जहाँ वास्तुकार का एक प्रसिद्ध समूह है, मीन्स एक प्रसिद्ध हम बोलेंगे एक उनका ग्रुप बन गया था, ब्रामांटे, रफेल, एंटोनियो डा सेग्लिनो और माइकल एंजलियो। ये प्रमुख वास्तुकार थे। माइकल एंजलियो मूर्तिकार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें पेंटिंग भी किया, उन्हें वास्तुकला भी किया। सेम रफेल का भी हम बोलेंगे। तो ये जो है इनका हमको स्टडी करना रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, देखो फार्निस पैलेस रोम में है। अब मैंने क्या बोला कि हायर रेनेसांस में चीज़ रोम में, मतलब क्या बोलेंगे, अब रोम में शिफ्ट हो गई ना, रोम की भी ऐसा वास्तुकला होने लगी। तो फार्निस पैलेस है, कहाँ पे है? तो रोम में है। आर्टिस्ट कौन है? तो एंटोनियो डा सैग्लिनो और गियामो डाल पोटा, है ना। पोटा और सैग्लिनो से याद रखिए। लेकिन इसकी जो कॉर्निस है, कॉर्निस क्या होती है? जैसे ये हम मान लीजिए एक रूम है हमारा, और इसके इधर जो ऊपर की ऐसे
बॉर्डर जैसी होती है ना, उसको कॉर्नीस कहते हैं, कॉर्नर्स पे, है ना, ऑल ओवर 4 साइड जो होती है। तो ये इसकी जो कॉर्नीस है उसको डिज़ाइन माइकल एंजलियो ने किया था। किसकी कॉर्नीस? फर्नीस पैलेस की। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसका हम डिज़ाइन को एक बार बताती हूँ आपको कि देखिए, इसका जो सबसे ऊपर ऐसे इस तरह की विंडोज़ बनी हुई है, तो सबसे ऊपर वाली जो है उसमें थोड़ा सा जो ऊपर का हम बोलेंगे एक सेकेंड, ये आपको मैंने जूम करके तो दिखा दिया। अब जो इसमें ऊपर वाली चीज़ है वो कर्व्ड है ना, ऐसा कर्व्ड है। फिर जो सेकंड फ्लोर का है वो कोनिकल है, और जो थर्ड फ्लोर का है वो ऐसा फ्लैट है। ऐसे तीनों की डिज़ाइन देखिए विंडोज़ की अलग अलग हुई गई है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है इसमें, तो इस मंजिल में 3 मंजिला है, जैसे फ्लोरेंटाइन महल में होता है। आंतरिक अदालत में लगाए गए स्तंभ हैं, मीन्स पिलर्स हैं इसमें लगाए हुए। तो जिसमें इसमें एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, कि विंडोज़ की जो ऊपर की हम शाफ्ट टाइप एप्स वो बोलेंगे, ठीक है, जो मेहराब होती हैं वो बोलेंगे, तो वो ऐसे तीनों की अलग अलग शेप की है। दूसरी चीज़, इसमें जो पिलर्स लगाए गए हैं वो भी तीनों मंजिल के अलग अलग है। कैसे? तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको पता है डोरिक, है ना, डोरिक ऑर्डर का है। ये सब पुराना हम रोम्स ग्रीक में पढ़ चुके हैं, तो अब ये टर्म हमारे लिए बहुत ईजी हो चुकी है कि डोरिक क्या है, आयनिक क्या है, कोर्थीनियन क्या है ना। तो वो मैं बार बार अब बताने की ज़रूरत नहीं समझती हूँ। तो आपको पता है, हाँ, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर जो है वो डोरिक स्टाइल में था, फिर सेकंड फ्लोर में आयनिक स्टाइल है, और जो टॉप फ्लोर है उसमें कोरिंथीनियन टाइप्स के पिलर है। तो जैसे भले 3 फ्लोर्स हैं, लेकिन तीनों में पिलर्स को भी डिफ्रेंशिएट किया है, तीनों में जो खिड़कियों की मेहराब हैं उनको भी डिफ्रेंशिएट किया है। तो ये उस समय की वास्तुकला की फेमस वो चीज़ है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कि इस यहाँ की कॉर्नीस को माइकल एंजलियो ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, अब आते हैं सेंट पीटर बेसिलिका, ये भी रोम में है, और माइकल एंजलियो ने 1546 में इसका वास्तुकल किया था। ठीक है, ये मैंने ले लिया है, लेकिन मैं इसको जब माइकल एंजलियो अपन स्टडी करेंगे तो उसमें भी हम बताएंगे, वो है ना। अगर आप लोगों को इस चीज़ से, वीडियो से, या अपने नेट के बारे में जो भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ये चीज़ें और अच्छे से बढ़ सके। ठीक है, अब हमने देखिए 4 वास्तुकला के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, तो हम माइकल एंजलियो राफेल को तो सेपरेटली स्टडी करेंगे, तो उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि अभी कहानी शुरू करनी चाहिए। लेकिन एक बहुत अच्छे ब्रह्मंटे वास्तुकार थे, तो उनके बारे में हम अभी पढ़ लेते हैं। 1444 से 1514 का टाइम था इनका। चरम पुनरुत्थान काल के पहले वर्षों के दौरान रोम में काम किया। किसने? ब्रह्मांटे ने रोम में काम किया। शास्त्रीय रोम के गोलाकार मंदिरों को स्वीकार करते हुए, जो पुराने क्लासिकल रोम हम पता है उसके जो गोलाकार मंदिर थे उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने एक छोटे से गोल चर्च का निर्माण किया। ठीक है, टेम्पेंटो ही सेंट पिएट्रा वेटिकन से बहुत सुंदर नहीं था। आगे, चरम पुनरुत्थान काल में वास्तु का आरंभकर्ता जो है वो किसको माना जाता है? मींस हायर रेनेसेंस में, जिस तरह का अर्ली रेनेसेंस में हम लोगों ने क्या बोलते हैं, गिबर्टी, एल्बर्टी, इनको देखा, बॉटिसिली, है ना, ब्रुनेल्शी, इनको देखा, उसी प्रकार से अब हमारा चरम पुनरुत्थान काल आ गया। उसमें हमारे आर्टिस्ट अलग होंगे, और इसलिए हम वास्तुकाल को लेके बोलें, वास्तुकला को लेके बोलें, तो जिस तरह से कौन है वो, ब्रुनेल्शी थे, है ना, उनने कितना नई चीज़ आरंभिक, अभी आप भूल गए हो तो बता देती हूँ कि किस तरह से उनने डबल डोम का फॉर्मूला लाए थे, पर्सपेक्टिव का फॉर्मूला लाए थे। अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ चीज़ थी वो, है ना। तो वो चीज़ें जिस तरह से अर्ली रेनेसेंस में हुआ था, उसी तरह से चरम पुनरुत्थान काल को भी में भी वास्तुकाल को स्टार्ट करने, मतलब कोई होना चाहिए जो कुछ स्टार्ट करे वो, तो वो कौन थे? वो ब्रह्मांटे थे। उर्बीनो में जन्मभूमि तथा पृष्ठभूमि होने के कारण, मतलब उर्बीनो में थे, वो उनका बैकग्राउंड, उनका बर्थ प्लेस उर्बीनो का था, उसके कारण वह गति तथा छंद चारुत्व के सिद्धांत की और मुड़ गया, जिससे चरम पुनरुत्थान आरंभ हुआ। मतलब वो एक स्पीड
के प्रिंसिपल पे के ओर मुड़ गए और उसी से चरम पुनरुत्थान का स्टार्ट हुआ। ब्रह्मांडे का प्रभाव मोशेज तथा वेनिस आदि तक पहुंचा। मीन्स भले वो रोम के थे, है ना, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव कहाँ तक, मार्शेस, रोम वेनिस तक पहुंचा। 16वीं शताब्दी के कई भवन उसकी पद्धति पर बने, जिसका गुंबद ग्रीक क्रॉस भूविन्यास पर आधारित है। आपको ग्रीक का याद होगा तो मैंने वास्तुकाल के बारे में बताया था कि कैसे 3-4 प्रकार के वहाँ के टेम्पल डिज़ाइन होते थे, तो उसमें जो क्रॉस आधारित था, है ना, उस प्रकार का इनका काम हुआ है। ठीक है, जो बोलते हैं ना ग्रीक क्रॉस भूविन्यास, मीन्स क्रॉस स्टाइल में जो था आर्किटेक्चर, उस पे इसका काम हुआ है। रेफेल ब्रह्मांडे का शिष्य था, जो हम पढ़ेंगे अभी। रेफेल वो किसके शिष्य थे? वो ब्रह्मांडे के शिष्य थे। उसने सेंट पीटर के भी कार्य किया था, जहां उसके साथी जूलियो डा संगेलो और जियोवानी गियोकोंडा थे। ठीक है, ब्रह्मांडे के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो देखियो एंटोनियो थे संगोलो, इनको देखते हैं। तो ये भी एक वास्तुकार थे। उसने ज्यामितीय आकारों तथा अति अलंकारिता, अभी मैंने 4 बताए थे आपको, तो उसमें 2 को तो हम लोग अलग पढ़ेंगे, इनको आप पढ़ लो। तो इनने क्या है, इन्हें ज्यामितीय आकारों तथा अति अलंकारिता, मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेशन उसका प्रयोग किया। गतिशीलता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रोम के कई चर्चों में कार्य किया, क्योंकि हमने देखा अभी ब्रह्मांडे में भी गतिशीलता, स्पीड का प्रभाव था, तो उसी को भी, उनको भी जागृत करने के लिए उनने रोम के भी कई चर्चों में कार्य किया। वह ब्रह्मांडे से प्रभावित थे और रफेल की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा छोड़े गए सेंट पीटर के अधिकार को भी इन्हें पूरा किया था। ब्रह्मांडे भले रफेल के शिष्य गुरु थे, और उसी प्रकार ब्रह्मांडे उनका कंटेम्प्रेरी था, वो मतलब समकालीन थे, तो उससे भी, उनके कार्य से भी प्रभावित थे। और जब रफेल की मृत्यु हो गई थी, तो उनका जो छूटा हुआ कार्य था वो भी एंटोनियो ने ही किया था। अब थोड़ा सा पेंटिंग का भी देख लेते हैं। पेंटिंग के भी एक आर्टिस्ट, बाकी तो हम लियोनार्डो दा विंसी, रेफेल, माइकलएंजेलो की पेंटिंग्स पढ़ेंगे, टाइटन विसेली, है ना, वेनिस की भी, कैरोवेजियो, तो वो सब हम अलग से पढ़ेंगे। ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पेंटिंग में भी क्या था, तो एंड्रिया डेल सार्टो एक आर्टिस्ट हैं। जैसे जिस तरह से 2 हमने ब्रह्मांडे और इनका एंटोनियो को पढ़ा, इस तरह से एक ये भी हैं। ये फ्लोरेंस में कला की शिक्षा ग्रहण करते समय माइकलएंजेलो और लियोनार्डो के चित्रों की अनुकृति किया करते थे, इसको कॉपी करते थे। 23 वर्ष की उम्र में एक भित्ति चित्र श्रृंखला आरंभ की, उसको 11 वर्ष लगे, है ना। एक म्यूरल की श्रृंखला उनने स्टार्ट करी, उसको कंप्लीट करने में उनको पूरे टोटल 11 वर्ष लगे थे। इनकी पत्नी का नाम ल्यूकेरिजा था, और इसका एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो भी वो मैडोना और वर्जिन मैरी के पेंटिंग्स बनाते थे, उसमें उनको किसकी झलक दिखती थी, उनकी वाइफ ल्यूकेरिजा की झलक हमको देखने को मिलती थी। ठीक है, ये उनका थोड़ा सा पेंटिंग देख लें हम, तो ये इस तरह से देखिए, रेनेसेंस में अब काम इस तरह से चेंज हो गया, आपको स्टाइल अलग ही दिखेगा। और हाई रेनेसेंस, जैसे हम माइकलएंजेलो, लियोनार्डो, इनकी पेंटिंग्स देते हैं, उसी प्रकार का है ये। ऑयल ऑन वुड पे तेल, एक यंग मैन का पोर्ट्रेट इनने बनाया था। हार्पीस में मैडोना, है ना, हार्पीस में मैडोना, ये भी तेल चित्रण है, और 1517 में बना था। और किस तरह से देखिए, ये हार्पीस की मैडोना कहा जाता है इनको, है ना। उनके साथ शिशु है, कहीं मैडोना और शिशु नाम से भी ये पेंटिंग आती है। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, है ना, ये भी 1520 का, ये भी तेल रंग लकड़ी पे है। और इस तरह से सेंट जॉन द बीस्ट, और उनको वो सेंट जॉन द बैप्टिस्ट द बॉय करके भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए एक ये युवा अवस्था में इस तरह का उनका पेंटिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, बिल्कुल रेनेसेंस के ऊपर, मतलब हाई रेनेसेंस के ऊपर। और अगला वीडियो जल्द ही आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम जल्द ही आपसे मिलने आएंगे नेक्स्ट वीडियो, जो कि पूरा लियोनार्डो दा विंसी पे रहेगा। काम चल रहा है उसमें, थोड़े दिन में वो उसको लेके आएंगे, और उनकी कंप्लीट स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए चैनल से जुड़े रहो, वीडियो की लिंक को शेयर करो, और आपका सपोर्ट इसी प्रकार मिलता रहे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, जल्दी से पढ़ाई में लग जाओ। थैंक यू सो मच दोस्तों।